गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम, राधे राधे, खम्मा खानी। कैसे हो? बढ़िया। सुबह सुबह एनर्जी लॉस्ट कैसे हो रखी है आप लोगों की? है क्या कारण है? छुट्टी थी जो, है रूटीन में नहीं आ रहे वापस। चलो अच्छी बात है। तो मूड फ्रेश हो गया होगा छुट्टी में फिर आप लोगों का? मज़ा नहीं आया? क्यों? अच्छा, कोर्स की चिंता ना करो आप, कोर्स तो हो जाएगा। पढ़ने की चिंता करो, है ना। कोर्स तो चलता रहता है, जिंदगी भर चलेगा ये कभी पूरा नहीं होने वाला है। आज तक का रिकॉर्ड है, कोर्स कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि ये भी रीट की आप दोगे, उसके बाद फिर भर्ती आएगी, फिर आप उसकी तैयारी करोगे, है ना। फिर से रीट थर्ड ग्रेड में लग गए, उसके बाद फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे, फिर फर्स्ट ग्रेड की करोगे, हाँ। इतने में फिर एमए वगैरह, एमएड वगैरह हो जाएगी ना, पीएचडी वगैरह हो जाएगी, फिर कॉलेज असिस्टेंट की करोगे, और टीचर लाइन में जाने के बाद व्यक्ति आरएस की ओर ज़्यादा घूमता है, तो वहाँ लग जाओगे उधर। तो कोर्स चलता रहता है, आपका कोर्स भी चलेगा, फिर आप बच्चों का कोर्स भी करवाओगे, है ना। तो कोर्स तो चलता रहेगा आपका। ये मत सोचना सर सुबह सुबह पहले लेकिन कोर्स चलता रहेगा कि मतलब कि हम पढ़ते ही रहेंगे क्या, नौकरी नहीं लगेंगे क्या। मैं ये नहीं कर रहा, पॉजिटिव थिंक रखना पड़ेगा, नेगेटिव थिंक में मत जाना कभी भी। बी पॉजिटिव सोचा करो हमेशा। बहुत सी बार ऐसी चीज़ें भी होती है कि अपन मतलब कोई सोच होती है, कोई थिंक जो होती है, अगर अपन थिंक को नेगेटिव सोच में चले जाए ना, तो वो माइंड में एक सर्कुलर मतलब एक साइकोलॉजी बन जाती है अपनी। जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे एक आदमी था, और एक आदमी को क्या किया गया, उसको मतलब क्या नाम ऐसे मान लीजिए उसको मतलब मधुमक्खी दिखाई गई, उसको मधुमक्खी दिखा करके और उसको आंखें बंद करके और उसके थोड़ा सा इंजेक्शन लगा दिया। उसके माइंड में एक चीज़ सोच बैठ गई कि मुझे किसने काटा है, मधुमक्खी ने काटा है। वो टेंशन के अंदर ही क्या ना, उसको रियल में मतलब कि वही जो चीज़ मधुमक्खी के काटने के ऊपर होती है, वैसे वैसे उसको फील हुए कि हाँ यार मेरे क्या नाम जो खुजली चल रही है, मतलब खरो मतलब हो रही है, मेरे क्या नाम शरीर में जो है लाल लाल क्या वो दिखाई दे रहा है, मतलब उसको ऑटोमेटिक लग रहा है, जबकि उसको मधुमक्खी को नहीं काटा, उसने काटा किसने, मतलब उसको सुई चुबोई गई है उसका ना। साइकोलॉजी में पढ़ते ना अपन, तो बहुत सी बार ऐसी चीज़ें होती है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंक के साथ में रहना चाहिए आदमी को। देखो दो बातें, एक बात के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अपन सोच क्या करते हैं, तो वो चीज़ पॉजिटिव सोचा करो हमेशा, बी पॉजिटिव रह करके पढ़े। आप अपने धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना, धर्म सुधार आंदोलन। और धर्म सुधार आंदोलन के अंदर दयानंद सरस्वती जी को पढ़ रहे थे अपन, यही पढ़ रहे थे ना, दयानंद सरस्वती। कुछ बातें लिखी थी क्या? कितना लिखा था? बेसिक बातें लिखी होंगी शायद, गुरु तक लिखा था ना। दयानंद सरस्वती के गुरु में पहला गुरु पूर्णानंद, दूसरा गुरु विरजानंद, है ना। ठीक है, देखिए दयानंद सरस्वती जी के बारे में अगर अपन डिस्कस करें, आगे की बातें सुनना इनके बारे में। दयानंद सरस्वती जी के जो प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु का नाम था आपके पूर्णानंद। क्या नाम था? पूर्णानंद नाम था। अब इससे पहले दयानंद सरस्वती जी का नाम क्या था? मूल नाम मूल शंकर था। पूर्णानंद जी के द्वारा ही इनको याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना, इनके पहले गुरु पूर्णानंद जी के द्वारा दिया गया था। फिर आगे बात की जाए, इनके दूसरे गुरु की बात करें। इनके जो दूसरे गुरु थे, और दूसरे गुरु का नाम था जो मथुरा के रहने वाले थे, उनका नाम था विरजानंद जी। क्या नाम था? विरजानंद जी महाराज। और विरजानंद जी से ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने वेदों की शिक्षा ग्रहण की। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है, दयानंद सरस्वती ने किसकी शिक्षा ग्रहण की थी? वेदों की शिक्षा ग्रहण की। वेदों की शिक्षा जो है इनके द्वारा यहां पर ग्रहण की जाती है। फिर आगे बात की जाए, इनके द्वारा 1863 के अंदर 1863 की बात है, इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। पाखंड खंडनी पताका की जो है स्थापना इनके द्वारा की जाती है। ये क्या है? तो याद रखिएगा, झूठे धर्मों का खंडन करना। झूठे धर्मों का क्या करना? झूठे धर्मों का खंडन करना।
झूठे धर्मों का जो है इनके द्वारा खंडन किया गया। तो पाखंड खंडनी पताका इनके द्वारा जो है लहराई गई थी, और कहां पर? आगरा के अंदर। कहां की बात कर रहे हैं? आगरा की बात अपन यहां कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ये 1865 के अंदर, 1865 के अंदर पहली बार राजस्थान आए। पहली बार जो है ये कहां पहुंचते हैं? पहली बार राजस्थान आए। पहली बार कहां आते हैं? राजस्थान आए। और राजस्थान के अंदर जो है ये पहले, सबसे पहले कहां पर आए थे? करौली के अंदर। सबसे पहले कहां आए थे? करौली आए, ध्यान रखिएगा। और करौली आने के बाद में, करौली से फिर ये जयपुर चले गए। कहां पर चले गए? जयपुर चले गए। और जयपुर से ये कहां आ गए? अजमेर। जयपुर से कहां आ गए? अजमेर आ गए। जब ये अजमेर आते हैं तो यहीं पर 1865 में इन्होंने वैदिक यंत्रालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वैदिक यंत्रालय की स्थापना की। राजस्थान के दृष्टिकोण से, जीके के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और आया हुआ प्रश्न है राजस्थान जीके के अंदर। वैदिक यंत्रालय की क्या की जाती है? इनके द्वारा स्थापना की जाती है। और वैदिक यंत्रालय की स्थापना कहां पर की थी? अजमेर के अंदर। कहां पर की थी इन्होंने? अजमेर में स्थापना की थी। याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन छापाखाना अगर कोई है तो वो छापाखाना कौन सा है? वैदिक यंत्रालय। और वैदिक यंत्रालय की स्थापना कहां हुई है? कब की बात आपके? 1865 की बात है। और अजमेर में करने वाले कौन आपके? दयानंद सरस्वती, याद रखना। फिर उसके बाद में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है 1875 में, 1875 ईस्वी की बात है, 1875 में जो है इन्होंने आपके जो है आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना जो है इनके द्वारा की जाती है 1875 में। और आर्य समाज की स्थापना कहां की थी? मुंबई के अंदर। कहां पर की थी? मुंबई के अंदर इनके द्वारा की जाती है। फॉर आगे की बात करें फिर 1874 में, 1874 ईस्वी की बात है, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखने का कार्य शुरू किया। कौन सी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखने का कार्य शुरू किया। पुस्तक लिखने का कार्य शुरू किया। लिखने का कार्य शुरू किया। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश लिखने का कार्य शुरू किया। सत्यार्थ प्रकाश की बात की जाए तो ये हिंदी भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा में है? हिंदी भाषा में जो है इसको लिखा गया था। और इसको उदयपुर में लिखा इन्होंने। सबसे ज्यादा कहां पर लिखा था? उदयपुर में लिखा। उदयपुर के अंदर जो है इसको लिखा गया। और अगली बात की जाए, इसका प्रकाशन, इसका जो प्रकाशन है वो अजमेर से किया गया था। प्रकाशन कहां से किया गया था? अजमेर से किया, याद रखिएगा। प्रकाशन अजमेर से किया, ये याद रखना भाई। प्रकाशन कहां से किया? था अजमेर से। फिर 1877 में, 1877 ईस्वी की बात है, 1877 के अंदर जो है इन्होंने लाहौर के अंदर एक सम्मेलन किया था। लाहौर में एक क्या किया इन्होंने? सम्मेलन जो है इनके द्वारा किया गया। और लाहौर सम्मेलन के अंदर जो है इन्होंने आर्य समाज के नियम बनाए। किसके नियम बनाए? आर्य समाज के क्या बनाए थे इन्होंने? नियम जो है आपके यहां पर बनाते हैं, नियम बनाए। और नियम बनाने की बात आती तो वो कहां पर? आपके लाहौर के अंदर। कहां पर किया इन्होंने? लाहौर की बात आ रही है। और फिर आगे बात की जाए इनके द्वारा तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य शुरू किया और हिंदी भाषा में लिखा है इसको, उदयपुर में लिखा है इसको। प्रकाशन जो है अजमेर से किया गया। इस आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? आर्य समाज को कहा जाता है। देखो बात देखना, दो चीजें ध्यान रखना। व्यक्तिगत दृष्टिकोण में पूछे आपसे, किसे पढ़े? व्यक्तिगत दृष्टिकोण से पूछे कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं, तब वहां पर नाम आएगा बाल गंगाधर तिलक। किसका नाम आएगा? बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखना। लेकिन किसी संस्था के दृष्टिकोण में पूछे कि भारतीय अशांति का जनक किस संस्था को कहा जाता है, तो संस्था कौन सी है? आर्य समाज। अगर भारतीय अशांति का जनक व्यक्ति के बारे में पूछे आपसे कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण में किस व्यक्ति को भारतीय अशांति का जनक कहते हैं, तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। और किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल ने। किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। लेकिन आपसे पूछे किस संस्था को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, तो वो संस्था कौन सी है? आर्य समाज है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण में किसको कहेंगे? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है?
वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा का, वेलेंटाइन डे मत कर देना, वेलेंटाइन चिरोल एक महिला है, ठीक है, उसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, जबकि संस्थागत रूप में किसको बोलेंगे? आर्य समाज को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? आर्य समाज को बोलेंगे। उसके बाद में फिर ये 1881 ईस्वी में, 1881 के अंदर ये उदयपुर चले गए। कहां चले गए? उदयपुर गए। और यहीं इन्होंने 1883 ईस्वी के अंदर, 1883 ईस्वी के अंदर इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? परोपकारिणी सभा की जो है इनके द्वारा स्थापना की जाती है। परोपकारिणी सभा की स्थापना की उदयपुर के अंदर। कहां पर की थी? उदयपुर के अंदर, याद रखना। परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां पर हुई है? उदयपुर के अंदर जो है इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। बाद में परोपकारिणी सभा को, बाद में परोपकारिणी सभा का जो कार्यालय है, बाद में इसका जो कार्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर स्थानांतरित किया गया? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो अजमेर स्थानांतरित, मूल रूप से ध्यान रखना कि परोपकारिणी सभा की स्थापना जो है वो कहां पर हुई थी? उदयपुर के अंदर। कब हुई थी? 1883 के अंदर, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? सज्जन सिंह। महाराणा कौन है? बाद में परोपकारिणी सभा का कार्यालय कहां स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर कर दिया गया। और 1883 के अंदर ही 30 अक्टूबर की बात है। कब की बात है? 30 अक्टूबर की बात है। दीपावली का दिन था। कौन सा दिन था? दीपावली का दिन। दीपावली का दिन, और दीपावली का दिन जो था उस दिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु जो हुई थी वो याद रखना, इनको जहर दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? जहर दिए जाने के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। मैंने बताया भी था आपको कि मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान नन्नी जान या नन्नी बख्तन थी, उसके द्वारा जो है इनको दूध में शीशा घोल करके पिला दिया गया था अपने रसोई गोड मिश्र के साथ मिलकर के, जिस कारण इनका जो शरीर में जहर फैल गया था। और उस कारण इनकी जो है 30 अक्टूबर 1883 दीपावली के दिन अजमेर के अंदर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कुछ ये मोस्टली इंपॉर्टेंट सन अपने को थोड़े से याद रखने हैं। इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तकों की बात की जाए तो जैसे वेद भाष्य इनकी अलग से ग्रंथ है, ठीक है। आगे और बात की जाएगी, एक ऋग्वेद का भाष्य इनकी अलग से ग्रंथ है, वेदों का खंडन इनका अलग से एक नाम ग्रंथ है। तो ऐसे कुछ ग्रंथ इनके द्वारा अलग से लिखे गए हैं, तो उनको अलग से देख लेंगे। मुख्य पुस्तक ध्यान रखना कौन सी इनकी? सत्यार्थ प्रकाश। कितने स्व की अवधारणा दी थी इन्होंने? 4 स्व की, बताया था मैंने आपको। यानी इनके द्वारा देखो कुछ बातें जो कही गई थी, वेदों की और लोटो का नारा दिया। वेदों की और लोटो, वेदों की और लोटो का नारा देने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। वेदों की और लोटो का क्या दिया इन्होंने? नारा दिया। साथ में इन्होंने 4 स्व की अवधारणा दी। 4 स्व की क्या दी इन्होंने? अवधारणा इनके द्वारा दी जाती है। और 4 स्व की अवधारणा के अंदर एक तो है कौन सा? स्वराज्य। कौन सा है? एक कौन सा? देशी, स्वदेशी। एक कौन सी भाषा? स्वभाषा। कौन सी भाषा है? स्वभाषा। और एक कौन सा धर्म? स्वधर्म। ध्यान रखना, इसलिए उन्होंने 4 स्व की इनके द्वारा क्या दी जाती है? अवधारणा दी गई। इन्होंने जो है विधवा विवाह, कौन सा विवाह? विधवा विवाह, विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह का क्या किया इन्होंने? समर्थन किया था। विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया गया, इनके द्वारा जो है इसका समर्थन किया जाता है। फिर इन्होंने जो है सती प्रथा का विरोध किया। किसका विरोध किया? सती प्रथा का इनके द्वारा क्या किया जाता है? विरोध किया इन्होंने। और इनके द्वारा जो है कहा कि स्त्री के लिए या स्त्रियों के लिए, चलो अपन स्त्री की पर्टिकुलर एक बात हो जाएगी, स्त्रियों के लिए आंदोलन चलाया। स्त्रियों के लिए इन्होंने क्या चलाया था? महिलाओं के लिए जो है इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था। क्यों चलाया था आंदोलन? तो आंदोलन चलाने का कारण था आपके कि इन्होंने कहा कि महिलाएं वैदिक शिक्षा ग्रहण कर सकती है। इन्होंने क्या कहा? महिलाएं वैदिक शिक्षा ग्रहण कर सकती है। वैदिक शिक्षा ग्रहण कर सकती है। वैदिक शिक्षा क्या कर सकती है? ग्रहण कर सकती है। और महिलाएं जो है उनका उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? उपनयन संस्कार। जानते हो उपनयन संस्कार क्या होता है? यज्ञोपवीत धारण करना, यानी जनेऊ धारण करना। क्या धारण करना? जनेऊ धारण करना।
ऐसा करने वाले भी आपके कौन थे? तो याद रखना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। तो स्त्रियों के लिए इन्होंने क्या चलाया था? आंदोलन। सती प्रथा का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह का इन्होंने क्या किया? समर्थन जो है इनके द्वारा किया गया। ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। किसके विरोधी थे? पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे? ये विरोधी थे आपके। इन्होंने कहा कि साहब पाश्चात्य शिक्षा अच्छी नहीं है, उसका विरोध किया। ये वैदिक शिक्षा के पक्षधर थे। किसके पक्षधर हैं? वैदिक शिक्षा के पक्षधर। वैदिक शिक्षा के पक्षधर थे। और इसलिए इनको याद रखिएगा, इनको उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हिंदू लूथर। ध्यान रखना, उत्तरी भारत का क्या बोलते हैं? हिंदू लूथर या मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के नाम से इनको जाना जाता है। तो वैदिक शिक्षा के पक्षधर थे, हिंदू लूथर या मार्टिन लूथर कहते हैं। और इन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। भारत जो है वो किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है, ऐसा किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने कहा है। और ये बात बताने वाली कौन थी? एनी बिसेंट। कौन थी ये? एनी बिसेंट ने कहा था। एनी बिसेंट ने कहा था कि स्वामी जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने यह नारा दिया कि भारत भारतीयों के लिए है। एक नारा इन्होंने कौन सा दिया? वेदों की ओर लौटो का जो है इनके द्वारा नारा यहां पर दिया गया था। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने को मोस्टली याद रखना है। यहां पर ये 400 की अवधारणा बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो का नारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत भारतीयों के लिए ये कहने वाले इंपॉर्टेंट है दयानंद सरस्वती जी। ऐसा किसने कहा था? एनी बिसेंट ने कहा कि दयानंद सरस्वती जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा कहा भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए। इनको जो है उत्तरी भारत का हिंदू लूथर या मार्टिन लूथर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। वैदिक शिक्षा के ये हमेशा पक्षधर रहे हैं और पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने क्या किया है? विरोध इनके द्वारा किया गया। इन्होंने स्त्रियों के लिए कि भाई स्त्रियां वैदिक शिक्षा ग्रहण कर सकती है, स्त्रियों का उपनयन संस्कार हो सकता है, इनके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। ये सती प्रथा के क्या रहे हैं? विरोधी रहे हैं। बाल विवाह के विरोधी रहे हैं, लेकिन बहु विवाह के भी विरोधी रहे हैं। लेकिन इन्होंने विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह का क्या किया था? समर्थन इनके द्वारा किया गया था। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है इनका, थोड़ा याद रखिएगा आप। ठीक है, लिखे अपन, लिखो इनकी बातें जहां अपन ने छोड़ा था ना। दयानंद सरस्वती जन्म लिख लिया था, मातस्तान पिता माता, मृत्यु मूल नाम लिख लिया था, नारे भी लिख लिए थे इनके ना। वैदिक संस्कृति के समर्थक थे। ठीक है, 400 की अवधारणा दी। दयानंद सरस्वती के स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और गुरु। चलो ठीक है, यहां से लिखिएगा, लिखिएगा गुरु पूर्णानंद ने इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया। गुरु पूर्णानंद ने इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया। दयानंद सरस्वती नाम में दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मथुरा के विरजानंद जी महाराज से ब्रह्म समाज स्टेबलाइज्ड कब हुआ था सर? अरे पढ़ा तो दिया तनिषा, 20 अगस्त 1828। बताया तो था आपको, बताया था ना भाई? अरे बताया था ना। चलो, मथुरा के विरजानंद जी महाराज से वेदों की शिक्षा ग्रहण की। मथुरा के विरजानंद जी महाराज से वेदों की शिक्षा ग्रहण की। वेदों की शिक्षा ग्रहण की। वेदों की शिक्षा ग्रहण की। नेक्स्ट, 1863 में 1863 में पाखंड खंडनी पताका, पाखंड खंडनी पताका, पताका का मतलब होता है झंडा। पाखंड खंडनी पताका, ब्रैकेट में करना झूठे धर्मों का खंडन।
झूठे धर्मों का खंडन, झूठे धर्मों का खंडन। वापस रिपीट कर रहा हूं, 1863 में पाखंड खंडनी पताका आगरा में लहराई, आगरा में लहराई, आगरा में लहराई। नेक्स्ट, 1865 में, 1865 में पहली बार राजपुताना की करौली रियासत में आए, पहली बार राजपुताना की करौली रियासत में आए, करौली रियासत में आए। वहां से जयपुर होते हुए अजमेर गए, वहां से जयपुर होते हुए अजमेर गए, वहां से जयपुर होते हुए अजमेर गए, वहां से जयपुर होते हुए अजमेर गए। नेक्स्ट, 1865 में, 1865 में अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना की, 1865 में अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना की, वैदिक यंत्रालय की स्थापना की, वैदिक यंत्रालय की स्थापना की, वैदिक यंत्रालय की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट ये वाले लिखना, क्योंकि सनों का क्रम बन जाएगा ना आपके। 1874 में, 1874 में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, 1874 में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखना प्रारंभ किया, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखना प्रारंभ किया। अब सत्यार्थ प्रकाश पर अंडरलाइन करके इसके बारे में 2-3 फैक्ट लिख लो। सत्यार्थ प्रकाश पर अंडरलाइन करके इसके बारे में 2-3 फैक्ट लिखो। यह हिंदी भाषा में है, यह हिंदी भाषा में है, सर्वाधिक उदयपुर में लिखी गई, सर्वाधिक उदयपुर में लिखी गई, सर्वाधिक उदयपुर में लिखी गई। एक एरो करके और लिखो। इसका प्रकाशन अजमेर से हुआ, इसका प्रकाशन अजमेर से हुआ, इसका प्रकाशन अजमेर से हुआ, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ? अजमेर से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, 1875 ईस्वी में 1875 एडी, 1875 एडी 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज की स्थापना बंबई में की। बंबई वर्तमान का मुंबई है, बंबई या मुंबई में की। नेक्स्ट पॉइंट,
1875 में आर्य समाज का मुख्यालय, सॉरी 75 क्या 77 करना, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय, 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय, आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर, लाहौर स्थानांतरित कर 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर वहां एक सम्मेलन किया, वहां एक सम्मेलन किया, वहां एक सम्मेलन किया जिसमें, वहां एक सम्मेलन किया जिसमें आर्य समाज के नियम बनाए, जिसमें आर्य समाज के नियम बनाए, जिसमें आर्य समाज के नियम बनाए। आर्य समाज के नियम बनाए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1881 ईस्वी में 1881 1881 ईस्वी में 1881, वो अपन नीचे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, 2-3 बातें लिखेंगे अलग से। 1881 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह के निमंत्रण पर, 1881 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह के निमंत्रण पर, महाराणा सज्जन सिंह के निमंत्रण पर उदयपुर गए। उदयपुर गए। नेक्स्ट पॉइंट, 1882 में, 1882 ईस्वी में 1882 में गौ रक्षणी सभा की स्थापना की, गायों की रक्षा के लिए। 1882 में गौ रक्षणी सभा की स्थापना की, गौ रक्षणी सभा की स्थापना की। गौ रक्षणी सभा की स्थापना की। 1883 में 1883 में 1883 में उदयपुर में 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। परोपकारिणी सभा की स्थापना की। परोपकारिणी सभा की स्थापना की। परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका कार्यालय बाद में, जिसका कार्यालय बाद में जिसका कार्यालय बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। जिसका कार्यालय बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। जिसका कार्यालय बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट लिखिए फिर 1883 में 1883 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय 1883 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय
1883 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के निमंत्रण पर दयानंद सरस्वती जोधपुर गए। दयानंद सरस्वती जोधपुर गए बस, आगे जोधपुर। अब अगली लाइन में लिखो हुआ क्या उनके साथ, लिखना जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान नन्नी जान यहां लिख देता हूं मैं, छोटी जान है। नन्नी जान ने रसोइये गॉड मिस्र के साथ मिलकर रसोई में काम करने वाला था, रसोइया होता ना, हाँ, रसोइये गॉड मिस्र के साथ मिलकर दूध में शीशा घोलकर पिला दिया। दूध में शीशा घोलकर पिला दिया। दूध में शीशा घोलकर पिला दिया, जिस कारण 30 अक्टूबर 1883 जिस कारण 30 अक्टूबर 1883 1883 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में दीपावली के दिन अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। तो ये बातें थी आपके किसके बारे में? दयानंद सरस्वती जी। लिखो दयानंद सरस्वती जी का स्मारक। दयानंद सरस्वती का स्मारक। दयानंद सरस्वती का स्मारक। स्मारक लिख लो अजमेर। स्मारक कहां पर है? अजमेर। दयानंद सरस्वती का स्मारक कहां पर है? अजमेर। लिखो आगे, नोट लगा के लिखना, 2-4 नोट लिखो भाई, खुले पैसे रखा करो। नोट में लिखो सबसे पहले, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक, उसका नाम लिखना भाई, किसने कहा है? आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने कहा। लिखो नाम, स्पष्ट लिखना थोड़ा सा। मैं इसको स्लाइड को आगे कर रहा हूं। चिरोल, वैलेंटाइन चिरोल। कहीं पर आपको सिरोल नाम भी मिल जाएगा तो टेंशन मत लेना, एक ही बात है। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने कहा।
ने कहा। फिर लगाओ एक और नोट। यहां तो बात अपने किसके रूप में लिखी है? संस्था के रूप में। भाई किस संस्था को कहा उसने, है ना? तो आर्य समाज को। फिर अगला एक और नोट लगाओ। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भी क्या एनी बिसेंट अभी आगे लिखेंगे, भारतीय हिंदू लूथर लिखेंगे ना, वहां एनी बिसेंट का प्रयोग करेंगे। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक कहा। बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक कहा। बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय अशांति का जनक कहा। फिर लगाओ और नोट। फिर लगाइए और नोट। देखिए, एनी बिसेंट ने कहा कि दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे। एनी बिसेंट ने कहा कि दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, ऐसे लिखना। एनी बिसेंट ने कहा कि दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए है, का नारा दिया। हाँ, भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। ऐसा कहने वाली कौन है? एनी बिसेंट है। कि भाई एनी बिसेंट ने ऐसा कहा है कि स्वामी जी पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा कहा था कि भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। फिर लिखिए इनका। दयानंद सरस्वती को नोट में चलने देना, अगला नोट और। दयानंद सरस्वती को उत्तरी भारत का हिंदू लूथर या मार्टिन लूथर कहते हैं। ये वाली बात लिख रहे हैं। हिंदू लूथर या मार्टिन लूथर कहते हैं। लिखो इनकी फिर प्रमुख पुस्तकें। प्रमुख पुस्तकें नंबर 1 पर लिखो सत्यार्थ प्रकाश, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश नंबर 1 पर लिखो सत्यार्थ प्रकाश। नंबर 2 पे लिखो पाखंड खंडन। सत्यार्थ प्रकाश पाखंड खंडन। ऋग्वेद भाष्य वेद भाषिका। ऋग्वेद भाष्य वेद भाषिका।
दो ओ लिख लो। अद्वैत मत का खंडन, अद्वैत मत का खंडन, और एक है पंच महायज्ञ विधि। पंच महायज्ञ विधि। थोड़ी सी इस पुस्तक का थोड़ा याद रखना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, प्रश्न आना तो यहीं से आएगा। आज तक बाकी औरों से तो प्रश्न नहीं आया, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट सत्यार्थ प्रकाश आपकी। ठीक है, तो ये 5 पुस्तकें इनके बारे में। कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखना चाहो तो भले ये लिख सकते हैं अपन, बाकी हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अगर फिर भी अगर उनकी शिक्षा के बारे में अगर अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हो, लिख लो भले। इन्होंने सरस्वती जी के कार्य क्या क्या हैं वो तो लिख लिया अपन ने, वेदों की और लोटो 4 स्व के उदाहरण लिख चुके अपन, है ना। कुछ एक्स्ट्रा बातें वो लिख लो। विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। फिर इधर समर्थन वाली ये बात भी लिख लो। वैदिक शिक्षा का समर्थन किया, वैदिक शिक्षा का समर्थन किया, वैदिक शिक्षा का समर्थन किया, वैदिक शिक्षा का समर्थन किया। फिर लिखिए स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार व स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार व उपनयन संस्कार व वैदिक शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार व वैदिक शिक्षा के लिए वैदिक शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। उपनयन संस्कार व वैदिक शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। एक लिख लो, शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। फिर लिखो, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया।
सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा का विरोध किया। तो ये प्रमुख बातें थी आपके किसके बारे में? दयानंद सरस्वती जी के बारे। आज अपन जो डीएवी स्कूल देखते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की बात की जाए तो वो आपसे किससे जुड़ी हुई है? आर्य समाज से जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लव मैरिज वगैरह जो करते हैं ना, लव मैरिज वगैरह करते हैं, भाग करके करते हैं, तो वो कहाँ पर करते हैं? आर्य समाज के अंदर ही करते हैं। कहाँ करते हैं? आर्य समाज। पूरी रीति रिवाज के साथ में आर्य समाज के लोग जो वहाँ पर है, जहाँ पर आर्य समाज का जो बड़ा हुआ केंद्र, वहाँ पर जो पूरी रीति रिवाज के साथ में क्या करवाते हैं? वो लोग शादी करवाते हैं। तो यानी इन्होंने जो है अंतरजातीय विवाह को जो समर्थन देने की बात यहाँ पर करते हैं। तो ये प्रमुख बातें थी आपकी किसके बारे में? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे के अंदर मुख्य मुख्य बातें अपने को याद रखनी है। अगले अपने धर्म सुधारक में है जिनका नाम आता है स्वामी विवेकानंद, नंबर 3 है, और उनका नाम क्या है आपके? स्वामी विवेकानंद। कोई बड़ा मैटर नहीं है विवेकानंद जी का, इसमें अपने को कुछ 2-4 बातें अपने को याद रखनी है। स्वामी विवेकानंद, देखिए स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी के अंदर हुआ था, और इनका जन्म स्थान की बात की जाए तो कलकत्ता है। जन्म स्थान कौन सा है? कलकत्ता। फिर इनकी बात की जाए, इनकी मृत्यु की बात करें अपन तो इनकी मृत्यु जो है आपके 11 सितंबर 1902 को हुई थी। 11 सितंबर कब हुई थी? 1902 में। किसकी मृत्यु हुई है? स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई है। इनके पिता की बात की जाए तो विश्वनाथ इनके पिता का नाम था, विश्वनाथ। विश्वनाथ जो है वो इनके क्या था? पिताजी थे, ध्यान रखिएगा। और इनकी माता की बात की जाए तो माता का नाम था भुवनेश्वरी। माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी। पिताजी का नाम विश्वनाथ है, माता का नाम क्या है? भुवनेश्वरी, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो ये खेतड़ी को, खेतड़ी जो आपका कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। चलो बताओ झुंझुनू का संस्थापक कौन है? झुंझुनू का संस्थापक, वो तो शासक है झुंझुनू का। झुंझुनू का संस्थापक कौन है? रख दे भाई इसको, रख दे, रख दे इसको, तो बाद में खोल लेना, क्लास के बाद खींच लेना यार, क्यों इतना दुख पाता है भाई? बताओ खेतड़ी का झुंझुनू का संस्थापक कौन है? राजस्थान के निवासी हो आप। सुमन जी 1863 जन्म सही है इनका, राइट है 1863। कोई पढ़ा ही नहीं आपने? बताओ गंगानगर का संस्थापक कौन है? श्री गंगानगर का महाराजा गंगा सिंह। जोधपुर का संस्थापक, बीकानेर का संस्थापक राव बीका। जोधपुर का, जैसलमेर का राव जैसल। बाड़मेर का, बाड़मेर का बताओ, बाड़मेर क्यों आप? बाड़मेर का संस्थापक का नहीं पता आपको? याद नहीं आ रहा? बाड़मेर का बागभट्ट है, बाड़मेर का बागभट्ट है। चलो बताओ फिर आगे। सिरोही का संस्थापक, वो तो सिरोही के चौहान वंश का, देवड़ा चौहान वंश का संस्थापक है। सिरोही का संस्थापक है शिव सिंह, नहीं, सिरोही का संस्थापक लो, सहसमल का नाम सुना? 1425 ईस्वी। तो फिर सिरोही का संस्थापक कौन है? सहसमल। उदयपुर का, उदयपुर का संस्थापक उदय सिंह। राजसमंद का है? राजसमंद का संस्थापक, राजसमंद का संस्थापक पूछ रहा हूं मैं,
राज सिंह, महाराणा राज सिंह प्रथम है। राजसमंद जिले के नाम के कारण तो उसका नाम राजसमंद है, वरना मूल नाम तो राजनगर है। तो राज सिंह तो बसाया था राजनगर है। बांसवाड़ा का संस्थापक, बांसवाड़ा का संस्थापक। जगमाल सिंह डूंगरपुर का संस्थापक। आप लोगों को राजस्थान के जिलों के संस्थापक याद नहीं है? क्यों भाई? ये तो बीएसटीसी पीटीटी करने वाले को तो, जो बीएड करके आ चुके हैं, जो कर रहे हैं, कभी बीएसटीसी का पेपर भी दिया होगा, पीटीटी का भी दिया होगा, तो जब आपने मतलब ये चीजें नहीं देखी आपने, कभी आपने जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं, कहना वो संस्थापक कौन कौन से हैं भाई। कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती है जो अपने आप को करनी पड़ती है, जैसे जिलों के उपनाम हो गए, जिलों के संस्थापक हो गए, शहरों के संस्थापक हो गए, है ना, कुछ वंशों के संस्थापक हो गए। ये बेसिकली चीज़ तो याद रखो कम से कम। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो यार, आपको ये नहीं पता कि सिरोही का संस्थापक कौन है, आपको ये नहीं पता बाड़मेर का संस्थापक कौन है, आपको ये नहीं पता कि झुंझुनू का संस्थापक कौन है, हैं? तो कम से कम ये बेसिकली स्ट्रक्चर तो याद नहीं है आप लोगों को। तो अभी तो आपको क्षेत्र क्या याद होंगे फिर भाई? अगर मान लो मैं आपसे क्षेत्र पूछ लूं मैं आपसे, तो उसका क्या याद रहेगा आपको क्षेत्रों के बारे में? कुछ ही नहीं पता आपको। कॉमन सेंस की बात है। कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको खुद को तैयार करने पड़ेंगे। मुश्किल से एक पेज का ही तो 33 जिलों के 33 संस्थापक याद करने हैं। कुछ छोटे मोटे शहर हैं तो उनके संस्थापक याद करने हैं, और लगभग उसमें से 50 का 70% का मैं कहता हूं 90% तो उसी के नाम पर ही होगा। 90% तो उसी के नाम पर होगा, 10% ही है, 10% ही हैं आपके। तो मोहम्मद खान ने स्थापना की थी इसकी। किसने की थी? हाँ, झुंझा जाट के नाम पर मोहम्मद खान के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, और झुंझा जाट के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? झुंझुनू नाम पड़ा है। तो ऐसे कुछ बेसिकली बातें हैं भाई, बेसिकली तो कम से कम याद रखो आप लोग। आप कंपटीशन में जा रहे हो, आप मैं कह रहा हूँ ना आपको कि आपको छोटे भाई, मतलब मुझे लगता नहीं कि आपको छोटे भाई थोड़े एक्सपर्ट होंगे, वरना वही पूछ लें आपसे क्या नाम है, कि बता अलवर का संस्थापक कौन है भैया, बता दो देखा अलवर का संस्थापक कौन है? अलवर का अब देख लो, आपने 12 कक्षाएं 12 तक पढ़ी, 3 कक्षाएं ग्रेजुएशन की, 2 साल आपने बीएड में लगाए, पढ़ते पढ़ते आपको लगभग 15 साल तो हो ही चुके हैं आपको, लेकिन आपको आज तक ये नहीं पता चला कि अलवर का संस्थापक कौन है। प्रताप सिंह का नाम सुना? कछवा वंश में हुए थे, नरुका शाखा के अंदर। उस प्रताप सिंह के द्वारा अलवर की स्थापना की गई थी। तो कम से कम ये बेसिकली बातें तो याद करो रे भाई, कम से कम। फिर ये पढ़ना तो मुझे नहीं लग रहा कि फिर ये पढ़ना मेरा सार्थक है। इंडिया हिस्ट्री जब रास्ता नहीं याद आपको, तो इंडिया से क्या मतलब फिर आपको है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बेसिकली स्ट्रक्चर तो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक एक पेज की चीजें तो याद करो कम से कम, बाकी तो नहीं। चलो बाकी छोड़ो, भारत तो बहुत दूर की बात है, राजस्थान तो याद करो भाई, राजस्थान तो याद करो। जनक याद करने से, ऐसे याद करने से राजस्थान हिस्ट्री याद हो जाएगी क्या? कालिदास संस्कृति याद हो जाएगी क्या? पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? झीलों की नगरी है, उदयपुर को बोलते हैं। अब ये 2-4 के याद होंगे आपको, मुझे लगता है जानता, जैसे गुलाबी नगरी हो गई जयपुर को ना, पिंक सिटी हो गई जयपुर को। राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? राजस्थान का अंडमान अंडमान क्या है? अंडमान निकोबार का नाम सुना आपने? तो वैसा का वैसा राजस्थान में कहां पर है? तो अब ऐसी चीजें आपको नहीं पता। फसलों के अंदर राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? फसल के अंदर, फसल वो तो वृक्ष है। फसल में राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? बाजरा। वृक्ष में
दुर्गों में चित्तौड़गढ़। इतनी बड़ी मतलब ये बातें तो याद आप लोगों को, संस्थापक याद नहीं है यार, हद कर दिया आप लोगों ने यार यहाँ आकर। भाई थोड़ी बेसिकली बातें तो याद रखो, मतलब डीप की बातें तो याद हो रही है और बेसिकली स्ट्रक्चर याद नहीं है। मेरे कहने से मैं तुम आपको, मेरे कहने से आप जरूर जो है राजस्थान की मानचित्रावली पढ़ें, इतना जरूर याद करें आप। राजस्थान की मानचित्रावली याद करने का मतलब, पढ़ने का मतलब आपकी 50% जीके कंप्लीट होना, ठीक है ना। तो आज से मेरे से कहने से, मैं ये नहीं कह रहा कि किसकी पढ़नी किसकी नहीं पढ़नी, जरूरी नहीं है। राजस्थान के अपने क्या नाम जो उत्कर्ष के यूट्यूब के ऊपर भी है, जिला दर्शन चल रहा है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो आप, पूरे जिलों के बारे में डिटेल मिलेगी आपको। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपकी। 50-60% जीके वहाँ पर कंप्लीट, उसमें ज्योग्राफी भी होगी, आपकी हिस्ट्री भी होगी, कल्चर भी होगी। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, आप पढ़ें आप उस चीज़ों को, तो फिर क्या पढ़ो आराम से उन चीज़ों को। तो ऐसी चीज़ें हैं आपको मतलब पढ़नी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने क्या नाम है जो किस में है, समुद्र के बीच में द्वीपों के ऊपर बसा हुआ है ना। उसी प्रकार से अपने रेगिस्तान के अंदर जैसलमेर है कि नहीं है, बस तो समझ जाओ भाई है भैया सर। तो फिर नीला सर किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं नीला सर? हैं अच्छा, मनोज कुमार बोल रहा है, सर जी आप इतिहास की बेसिक आधार बताओ सर जी, ईसवी ईसा पूर्व के बारे में। अरे ईसवी ईसा पूर्व के बारे में एक लाइन याद कर लो, ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं है वो ईसा पूर्व है, ईसा मसीह के जन्म के बाद ही घटना है, ईसवी के अंदर पढ़नी है, कॉमन सी बात है। तो मनोज कुमार, चलो तो खेतड़ी झुंझुनू के महाराजा थे जिनका नाम था आपके अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। खेतड़ी के महाराजा झुंझुनू के हैं, खेतड़ी झुंझुनू प्रताप का। खेतड़ी के महाराजा थे आपके अजीत सिंह। कहते हैं कि खेतड़ी की बात आ जाए तो याद रखना भाई 2-3 तथ्य इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद जी खेतड़ी को अपना दूसरा घर मानते थे। विवेकानंद जी इसे अपना दूसरा घर मानते थे। इसे अपना क्या मानते थे? दूसरा घर मानते थे। दूसरा घर मानते थे। किसको मानते? दूसरा घर, खेतड़ी को ध्यान रखना। और याद रखिएगा अजीत सिंह ने ही इनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। अजीत सिंह ने ही इनको क्या दिया था? स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। बताओ अब यहां पर इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं अपन? युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? युवा दिवस। और 12 से लेकर के 19 जनवरी के बीच में क्या मनाते हैं? युवा सप्ताह मनाते हैं। क्या मनाते हैं? युवा सप्ताह। ध्यान रखना 7 दिन तक जो है यहां पर कार्य किया जाता है, युवा सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद नाम देने वाले कौन हैं? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह है। इनके बारे में वैसे इतने कोई प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते हैं, नॉर्मल से प्रश्न होता है इनका बारे में कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात की जाए तो एक तो इन्होंने 1893 के अंदर 1893 के अंदर ये शिकागो गए थे। ध्यान रखिएगा कहां पर गए थे? शिकागो गए थे। और शिकागो के अंदर आपके जो है सबसे बड़ा धर्म सम्मेलन हुआ था। यहां पर सबसे बड़ा क्या हुआ था? धर्म सम्मेलन हुआ। शिकागो के अंदर जो अमेरिका में है वहां पर आपके सबसे बड़ा धर्म सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर भाग लेने के लिए गए थे। फिर आगे अपन बात करें कि शिकागो की बात की जाए या इस धर्म सम्मेलन की बात की जाए और 1893 की बात की जाए। शिकागो ध्यान रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा क्या हुआ है? धर्म सम्मेलन जो है वहां पर यहां पर आपके क्या नाम शिकागो में हुआ है। और 1893 की बात की जाए आपके तो 1893 में 2 भारतीय विदेश गए थे। महात्मा गांधी ने भी 1893 के अंदर जो है आपके दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। और 1893 के अंदर ही स्वामी विवेकानंद जो है वो आपके कहां गए हैं? शिकागो। विवेकानंद जी के शिकागो जाने का सारा खर्चा किसने दिया था? अजीत सिंह ने दिया था। ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए, उसका पूरा खर्चा जो था वो किसने दिया था? अजीत सिंह ने। और आपके शिकागो जब गए थे वो किस जहाज से गए थे? तो पेनिनसुला जहाज से गए थे, ओरिएंटल कंपनी का था। कौन सी कंपनी का था? ओरिएंटल कंपनी के पेनिनसुला जहाज से जो है इन्होंने शिकागो की यात्रा की थी। और 1893 के अंदर एक विदेशी महिला भारत आई थी और उसका नाम था आपके एनी बिसेंट। क्या नाम था? एनी बिसेंट, याद रखना। 1893 के अंदर स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी दोनों जो है वो कहां गए थे? विदेश गए थे आपके, ठीक है ना। और एक विदेशी महिला, और उस विदेशी महिला का नाम क्या है? एनी बिसेंट। वो कहां आई थी? भारत आई थी। इनको स्वामी विवेकानंद नाम अजीत सिंह ने दे दिया। इसका मतलब इनका मूल नाम कुछ और है। तो मूल नाम क्या है इनका? नरेंद्र नाथ दत्त। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था। और याद रखना इनके एक भाई और थे, और इनके भाई का नाम था, इनके भाई की बात की जाए तो इनके भाई का नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त। भाई का नाम क्या था? भूपेंद्र नाथ दत्त जो था वो इनके भाई का नाम था। और भूपेंद्र नाथ दत्त की बात की जाए तो ये क्रांतिकारी थे। ये कौन थे? बंगाल के अंदर ये क्रांतिकारी थे। ये कहां के क्रांतिकारी हैं? बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी हैं। तो भूपेंद्र नाथ दत्त इनके भाई का नाम था, ये क्रांतिकारी थे। जबकि नरेंद्र नाथ दत्त जो है ये एक धर्म सुधारक हुए हैं। और अजीत सिंह के द्वारा जो है इनको क्या नाम दिया गया? स्वामी। इनका जो है शिकागो जाने का खर्चा जो है वो किसने उठाया था? अजीत सिंह ने उठाया था। और इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। और इन्हीं रामकृष्ण परमहंस की याद में इन्होंने 1897 के अंदर, 5 मई की बात है, 1897 ईस्वी में इन्होंने जो है आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी आपके वेल्लूर के अंदर। कहां पर की गई थी? वेल्लूर में की गई थी। तो याद रखिएगा इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद में 1897 में इन्होंने जो किसकी स्थापना की? रामकृष्ण परमहंस की जो है इनके द्वारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। लेकिन 1902 के अंदर इनकी बात में क्या हो गई थी? ज़्यादा लंबा समय तक इनका नहीं चला। 1863 से लेकर के 1902 तक का ही टाइम पीरियड जो है इनका है। और इन्होंने आपको पता कि बहुत सारे नारे भी दिए हैं। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक क्या नाम जो आपको मंजिल या लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसे मोटिवेशन जो है आज युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन महान सुधारक है? स्वामी विवेकानंद जी। ये सबसे बड़े धर्म सुधारक हुए हैं जो आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। हालांकि युवा जो है कुछ ही मानते हैं। जैसे आपके क्या नाम है जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात अगर करते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर सबसे ज्यादा प्रेरणा स्रोत अगर व्यक्ति हैं तो वो कौन है? स्वामी विवेकानंद है। वो उनके पद प्रदर्शक पर ज्यादा चलते हैं। तो विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, इसलिए इनका 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। और 12 से लेकर 19 जनवरी के बीच में अपन क्या मनाते हैं? युवा सप्ताह दिवस। 7 दिन तक चलता है, ठीक है। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 1907 में रामकृष्ण मिशन की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी, है ना। मैं समाजवादी हूं, इनकी एक पुस्तक है। क्या है इनकी पुस्तक? है मैं समाजवादी हूं। ध्यान रखिएगा। तो कुछ बड़ी बातें नहीं है इनके बारे में, नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं। और कुछ इनका एक अपने को नारे वगैरह कुछ पढ़ेंगे, अपन अलग से पढ़ेंगे, कोटेशन वगैरह। पहले बेसिक बातें लिखो इनकी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद देखो, इनका जन्म 12 जनवरी 1863। स्वामी विवेकानंद लिखिए, जन्म 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863। फिर लिखो जन्म स्थान, जन्म स्थान कलकत्ता। पिता पिता विश्वनाथ, पिता विश्वनाथ, विश्वनाथ दत्त लगा लेना पीछे, पिता विश्वनाथ दत्त। माता भुवनेश्वरी देवी, माता भुवनेश्वरी देवी, माता भुवनेश्वरी देवी।
विवेकानंद जी का मूल नाम। विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? हाँ, नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त। फिर लिखो भाई भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त में लिख लो बंगाल में क्रांतिकारी थे। बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी से लिख लो, बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी। बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी। बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी। फिर लिखो विवेकानंद जी के गुरु। विवेकानंद जी के गुरु। गुरु में लिखो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। ये तो इनकी बेसिक बातें हैं। आधार कार्ड या जन आधार कार्ड मान लो इनका। क्या है ये इनका? जन्म आधार कार्ड। अब लिखो पॉइंट से, विवेकानंद जी के जन्म को, विवेकानंद जी के जन्मदिन को, जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 12 जनवरी से 19 जनवरी के बीच, 12 जनवरी से 19 जनवरी के बीच युवा सप्ताह दिवस, युवा सप्ताह मनाया जाता है। युवा सप्ताह मनाया जाता है। युवा सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विवेकानंद जी खेतड़ी को, विवेकानंद जी खेतड़ी को, खेतड़ी को अपना दूसरा घर कहते थे। खेतड़ी को अपना दूसरा घर कहते थे। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने नरेंद्र नाथ का नाम, नरेंद्र नाथ का नाम स्वामी विवेकानंद रखा। स्वामी विवेकानंद रखा। स्वामी विवेकानंद रखा। नेक्स्ट, 1893 में, 1893 में, 1893 ईस्वी में विवेकानंद जी विवेकानंद जी
विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने शिकागो, ब्रैकेट में कर लेना अमेरिका, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने शिकागो गए, शिकागो गए। शिकागो की यात्रा का संपूर्ण खर्चा, शिकागो की यात्रा का संपूर्ण खर्चा, शिकागो की यात्रा का संपूर्ण खर्चा खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। एक उसमें जगह बची हुई है क्या अपने पास में, सरस्वती जी में एक लाइन लिखो ना, इसमें आया हुआ प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा कि एक लाइन लिखो, एक कोटेशन है उनकी। कोटेशन है इनकी, विवेक स्वामी दयानंद सरस्वती में एक कोटेशन लिखना। ऑनलाइन वाले आप भी लिख लेना भाई, लिखिए इन्वर्टेड कोमा में लिखना, देसी नहीं सॉरी बुरे से बुरे करना, बुरे से बुरा देसी राज्य, बुरे से बुरा देसी राज्य, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से वापस रिपीट कर रहा हूं, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा होता है, से भी अच्छा होता है, से भी अच्छा होता है। समझे इस लाइन का मतलब? स्वदेशी की बात करते हैं ना भाई, बुरे से बुरा जो देशी राज्य है वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी क्या माना गया है, अच्छा माना गया है। अपन कहते हैं ना मेरे कमाने के, जैसे अपने बात बोलते हैं कि विदेश में जाकर के लाखों रुपए कमाता बंदा, लेकिन अपने भारत में ये कहते हैं क्या ना, कमाई भले घर की अच्छी है, भले 5 रुपए कम हो बाहर से, भले आधी हो, लेकिन कमाई तो घर की अच्छी लगती है, ऐसे बोलते हैं। परिवार के साथ में रहना, समाज से जुड़ा रहना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ पर विवेक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ये कहते हैं कि अच्छे से अच्छा, चाहे कितना अच्छा विदेशी शासन है, लेकिन उससे बुरे भी बुरा जो आपका देशी शासन है वो अच्छा माना जाएगा आपका। ठीक है, शासन हमेशा कैसा होना चाहिए, अपना ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं मनोज कुमार जी, सब समझ में आता है, पढ़ाने का अपना तरीका होना चाहिए। ठीक है, क्यों समझ में नहीं आए, पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा ही आएगा, जनरल सी बात है। तो आप नेगेटिव सोच को निकालो, जो बोलता है उसको बोलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉजिटिव धारणा के साथ में पढ़े आप, है ना। ठीक है, चलो भाई आ जाओ वापस अपने विवेकानंद जी के अंदर, स्वामी विवेकानंद जी के अंदर आ जाओ आप। क्या लिखा था लास्ट पॉइंट, यात्रा खर्चा जो है वो किसने दिया था, महाराणा सॉरी क्या खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट लिखना, विवेकानंद जी ओरिएंटल कंपनी के जहाज, विवेकानंद जी ओरिएंटल कंपनी के जहाज, लिख देता हूं मैं, ओरिएंटल कंपनी के जहाज पेनिनसुला, विवेकानंद जी ओरिएंटल कंपनी के जहाज पेनिनसुला से, पेनिनसुला से, ओरिएंटल कंपनी के जहाज पेनिनसुला से
शिकागो गए थे। ओरिएंटल कंपनी के जहाज पेनिनसुला से शिकागो गए थे। अमेरिका में एक शहर है शिकागो, है ना, शिकागो गए थे। लगाओ नोट, नोट लगा के लिखो। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, 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 डेस करके लिख लो शिकागो। अब देखो दो कहानियां सुनाता हूं आपको। विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे तब पहली बात तो सभी धर्म के लोग बैठे हुए थे, पूरा धर्म सम्मेलन चल रहा था, सभी धर्म के लोग बैठे थे। अभी स्टार्ट हुआ नहीं था धर्म सम्मेलन, और ऐसे क्या नाम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि अपन लगभग सम्मेलन में जाते तो घंटे भर पहले सम्मेलन में लोग बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे क्या नाम बैठे हुए थे। विवेकानंद जी भी अपने बैठे हुए थे, वही भगवा धारण कपड़े पहन करके और पगड़ी धारण कर रखी थी। सभी धर्म के लोग जो थे वो हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये भारत के धर्म ग्रंथ है, और भारत के धर्म ग्रंथ अपने को सबको पता है क्या है, वेद। ये आपके सबसे नीचे रखे हुए थे। भारत के धर्म ग्रंथ जो है, आपके वेद जो हैं, ये क्या नाम जो आपके सबके नीचे रखे हुए थे। इनके ऊपर फिर बाकी फिर अन्य धर्मों की क्या रखी हुई थी, ऐसे पुस्तकें रखी हुई थी, धर्म ग्रंथ रखे हुए थे। सभी लोग हंस रहे थे भारत के बारे में, कह रहे थे कि यार भारत के धर्म ग्रंथ क्या है, सबके नीचे रखे हुए हैं। विवेकानंद जी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि उनको पता है वाक पटुता में अपने को कोई जीतने वाला बंदा नहीं है। ये भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है। भारतीय, ये विदेशी जो उचकते हैं ना, वो अपनी संस्कृति से लिए गए ग्रंथों से उचकते हैं ज्यादा। वो आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय ने 70,000 से बड़े ज्यादा धार्मिक ग्रंथों को जला दिया था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। तो यानी कि मतलब कि ऐसे धार्मिक ग्रंथों को जला दिया गया। भारतीय संस्कृति की आज भी महानता जो है वो बड़ी है, ध्यान रखिएगा। तो विवेकानंद जी कुछ नहीं बोल रहे थे, भाई ठीक है, हंसने वाले हंसते रहते हैं, अपने को क्या फर्क पड़ता है। वो कहावत है ना, ये हाथी अपनी चाल मस्त चलता है, चाहे पीछे कितने कुत्ते भोंकते रहे, वो अपनी चाल को कभी नहीं छोड़ता। तो विवेकानंद जी मस्त बैठे हुए थे। एक किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि विवेकानंद जी, ये लोग आपके बारे में इतनी क्या नाम, आपके धर्म के बारे में, आपके धार्मिक ग्रंथों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, क्या आपको अजीब नहीं लग रहा? तो विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे अजीब लगने वाली बात क्या है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे धर्म ग्रंथ सबके नीचे हैं, बाकी के सबके ऊपर हैं। तो बोला कि मतलब ये तो उल्टा हो रहा है ना, आपका ऊपर होना चाहिए था। कि नहीं। कि क्यों? कि पेड़ के ऊपर क्या होती है, कि टहनियां और पत्तियां और तना होता है। कि जड़ काट दी जाए तो पेड़ क्या होगा, कि गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से तुम्हारे सब धर्मों के ग्रंथों की जड़ जो है ना, वो हमारे धार्मिक ग्रंथ है। बात सही थी गलत थी? सभी धर्म के लोग आकर के वहां पर जो है अपने अपने धर्म के बारे में बता रहे थे। विवेकानंद जी को कभी मौका ही नहीं दिया गया, पूरा दिन में सम्मेलन चला। लास्ट में जाकर के सायंकाल का समय था, और सायंकाल के समय में उनको सिर्फ ओनली 2 मिनट का समय दिया गया कि आपको सिर्फ 2 मिनट बोलना है, और 2 मिनट बोलना है अपने धर्म के बारे में बोलना है। मतलब 2 मिनट में आदमी अपना परिचय भी नहीं दे सकता ढंग से, लेकिन उनको 2 मिनट का ही समय दिया गया था बोलने के लिए। और जब 2 मिनट के समय के अंदर उन्होंने जब बोलना स्टार्ट किया, सबसे पहला उनका जो वक्तव्य था, जो पहली बार उनके मुंह से जो भाषा निकली थी, उन्होंने कहा, समस्त मेरे भाइयों और बहनों। और आज तक उस सम्मेलन में, मतलब जब तक वो सम्मेलन चला, उस सम्मेलन में जितनी तालियां इतनी समय तक नहीं बजी थी, उससे 3 गुना ज्यादा तालियां उस वक्तव्य से बजी। क्या नाम है जो, और कहते हैं कि जब वक्तव्य से यहां पर जब बजी थी, कहते स्वामी विवेकानंद जी, जिनको 2 मिनट का समय दिया गया था बोलने का, लगातार 6 घंटे तक बोले थे वो। कितने घंटे तक? 6 घंटे तक बोले, और लोगों ने सुना। सम्मेलन में लोग इधर से उधर भाग रहे थे पहले, लेकिन जब विवेकानंद जी का जब भाषण स्टार्ट हुआ, तो सारे के सारे लोग जो हैं वहां पर बैठ करके और मंत्र मुग्ध होकर के शांति से बिल्कुल विवेकानंद जी के भाषण को सुन रहे थे। कहते हैं कि डेली हेराल्ड नाम से एक पत्र प्रकाशित होता था, सॉरी न्यूयॉर्क हेराल्ड के नाम से। न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक समाचार पत्र के अंदर यह लिखा गया कि इस धर्म सम्मेलन में अगर कोई महान पुरुष अगर कोई आया है, तो वो एक ये हिंदुस्तान से आया है, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। ये कहानी थी उनके जीवन की, ध्यान रखना। भारतीय धर्म ग्रंथों को अन्य धर्म के जो लोग थे
वो लोगों ने कहा था कि ये धर्म ग्रंथ नीचे रखे हुए हैं, किसी काम के नहीं है, लेकिन विवेकानंद जी ने अपने धर्म ग्रंथों की पुष्टि करके ये कहा कि अगर हमारे धर्म के ग्रंथ नीचे से हटा लिए जाएं तो तुम्हारे सारे के सारे धर्म ग्रंथ नीचे क्या हो जाएंगे, धराशायी होंगे। तुम्हारे धर्म ग्रंथों का मूल आधार जो है वो हमारे धर्म ग्रंथ है, वो वेद है हमारे। वो थे अपने विवेकानंद जी, जिन व्यक्ति को बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया गया था, ऐसा वक्तव्य बोला अपने मुंह की जबान से, और उस वक्तव्य से पूरी जो है धर्म सभा में तालियां बजने लगी। और वो व्यक्ति जो 2 मिनट का समय था उसने 6 घंटे तक भाषण दिया और लोगों ने मंत्रमुग्ध होकर के पढ़ा। न्यूयॉर्क हेराल्ड के अंदर इस बात का पुष्टि की गई कि अगर कोई व्यक्ति आया है तो एक ही व्यक्ति आया इस विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर, वो भारत के थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। ये कहानी थी उनके जीवन की, और वहीं से उनकी उपलब्धि जो है बढ़ी है। और आज भी अपने विवेकानंद जी को मानते हैं, और आज युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत अगर कोई है तो वो कौन है? स्वामी विवेकानंद जी है। दैट्स क्लियर? लिख लिया क्या? चलो भाई, तो अपने लास्ट बात लिखी थी क्या ना, शिकागो गए थे, है ना। अगला पॉइंट लिखना शिकागो धर्म सम्मेलन में, नहीं अगला पॉइंट लिखो, नोट तो हो गया, पॉइंट अगला। शिकागो धर्म सम्मेलन में उनको बोलने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया। उनको बोलने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया। दो मिनट का समय दिया गया। दो मिनट का समय दिया गया, लेकिन विवेकानंद जी के विचारों को सुनकर विवेकानंद जी के विचारों को सुनकर धर्म सम्मेलन में आए हुए लोग मंत्रमुग्ध नहीं लिखा, मंत्रमुग्ध हुए। विवेकानंद जी ने लगातार 6 घंटे तक भाषण दिया। विवेकानंद जी ने लगातार 6 घंटे तक भाषण दिया। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र में समाचार पत्र में कहा गया कि इस सम्मेलन में एक ही महान व्यक्ति थे। कहा गया कि इस सम्मेलन में एक ही महान व्यक्ति थे, वो विवेकानंद जी थे। नेक्स्ट लिखना, अमेरिका में विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू कहा। अमेरिका में विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू कहा।
अमेरिका में विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू कहा? तूफानी हिंदू का मतलब उन्होंने धर्म संस्कृति के बारे में बताया ना, इसलिए तूफानी हिंदू कहा। अमेरिका में विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू कहा, है ना। उत्तरी भारत का हिंदू लूथर किसे बोलते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को। जबकि अमेरिका में तूफानी हिंदू किसको कहा गया? विवेकानंद जी को कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी व वेदांत सभा की स्थापना विवेकानंद जी ने की। आपको पता है अपन ने क्या नाम जो राजा राम मोहन राय पढ़ा था, उसमें भी अपन ने वेदांत सोसाइटी के बारे में, वेदांत स्कूल सभा के बारे में लिखा है। वो तो कलकत्ता की बात है, वो कहां की बात है? यहां अपन किसकी बात पढ़ रहे हैं? न्यूयॉर्क की बात करें। अगर आपसे पूछे कि न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपके स्वामी विवेकानंद जी हैं। कलकत्ता के अंदर वेदांत सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अंतर ध्यान रखना, दोनों का सेम है लेकिन अंतर याद रखना। यहां पर न्यूयॉर्क में स्थापित हुई है, वहां अपने भारत के अंदर ही स्थापना हुई है। अगला वर्ष लिखिएगा 1897 में, वैसे 5 मई की बात है, अगर डेट पूरी याद रखना चाहे तो 5 मई 1897 ईस्वी की बात है। और डेट ध्यान रखे तो वर्ष जरूर ध्यान रखना, वर्ष इंपॉर्टेंट है। 1897 में विवेकानंद जी ने वेल्लूर कलकत्ता में पड़ता है। वेल्लूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की क्या की इन्होंने? स्थापना की। तो ये प्रमुख बातें थी आपके किसके बारे में? विवेकानंद जी के बारे में। लास्ट लिख लो इनकी मृत्यु के बारे में लिख लीजिए। सॉरी 1 मिनट, 11 सितंबर लिखा, 4 जुलाई है, सॉरी। हाँ, यह थोड़ा मृत्यु में लिखो, इनकी मृत्यु 4 जुलाई को हुई थी, सॉरी। मृत्यु में लिखना 4 जुलाई 1902 है। पहले नहीं लिखा था ना? चलो, जिन्होंने लिखा था वो थोड़ा चेंज कर लेना। मृत्यु 4 जुलाई 1902 लिखो। विवेकानंद जी की मृत्यु कब हुई थी आपके? 4 जुलाई 1902 के अंदर इनकी मृत्यु हुई। लगभग 63 से अपन जोड़े अपन तो 73, 83, 93 और 3, लगभग 39 साल के आसपास में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके बारे में थी? विवेकानंद जी के बारे में थी। उनकी कुछ कोटेशनें हैं, कोटेशनें लिख लीजिए आप। कुछ कोटेशन हैं, सीधे सीधे पूछ लेता कोटेशन से, लिखिएगा। विवेकानंद जी के कथन, विवेकानंद जी के कथन क्या क्या कथन है वो लिख लो इनके। लिखिएगा सबसे पहले तो, उठो जागो,
तब तक मत रुको, उठो जागो तब तक मत रुको, उठो जागो तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता, जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता। फिर लिखो अगली कोटेशन, हमारे धर्म रसोई घर है, हमारे धर्म रसोई घर है, हमारे धर्म रसोई घर है, और हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। मतलब रसोई घर को हमेशा साफ रखनी चाहिए। भोजन वगैरह जो बनता है ना, उसके बारे में ये कहा गया है, धर्म के बारे में ये कहा गया है कि आप जिन चीज़ों को ढूंढते हो, जिन चीज़ों को भागते हो, और रियल बात तो यही है। जैसे अपन भगवान के जाते हैं, बाजार से अपन क्या प्रसाद वगैरह लेके जाते हैं, क्या आपने देखा कि रियल के अंदर मिठाइयाँ वगैरह जो बनती है वो कैसे बनती है? जैसे मान लो कि दूध की मतलब मावा की मिठाई है, दूध किसी किसान के घर से आया है ना। अब पता नहीं उस किसान ने हाथ धोए कि ना धोए, पता नहीं उसने उसमें कौन सा पानी डाला है, ऐसा होता जनरल सी बात है। जैसे फिर उसके बाद में इधर के ना हलवाई क्या आता है, जो मिठाई वाले की शॉप होती है, वहां पर उसको पता नहीं कैसे बनाया गया है। हलवाई तो वही है, काम अपना कर रहा है, क्या नाम है, जो बीड़ी पी रहा है, हिला रहा है, होता ही है ना, जनरल सी बात है। कोई मक्खी आ गई, गिर गई, उसने निकाल के कर दिया। हमेशा भगवान के मंदिर में अगर कभी जाओ, घर से बना के लेके जाओ। भगवान आपको कभी ये नहीं कहेंगे तू घर से क्यों लेके आया, भगवान ये कभी नहीं कहेगा तू काजू कतली क्यों लेके आया। जनरल सी बात है ना। तो मतलब ये चीज हमेशा, प्रसाद अगर बनाना है, प्रसाद अगर लेके जाना है तो शुद्ध रूप में। जैसे नारियल हो गया, नारियल हो गया, अपने धर्म में तो अगरबत्ती जलाना मना है। ऐसे मान लो कि अपने धर्म मान्यता नहीं देता अगरबत्ती जलाना, दीपक जलाना चाहिए अपने धर्म में। अगरबत्ती नहीं जलती अपने, दो बत्ती हो गई, दीपक हो गया। तो मतलब वो चीज है, अगरबत्ती जलाना अपने धर्म की मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन जलाते हैं। वो एक अपनी, ठीक है, किसी की भावनाओं को आघात नहीं पहुंचाते। खुशबू होती है ना, बांस होती है ना, उसमें लकड़ी है, बांस है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। फिर भी ठीक है, जो चल रहा, प्रथाएं बदलती गई, संस्कृतियां सभ्यताएं बदल जाती है। ज़्यादा ज्ञान भी नहीं दे सकते, क्योंकि ज्ञान देने वाले को फिर विरोधाभास देखने को मिलता है, तो इसको नहीं बोल सकते अपन ज़्यादा चीज़ें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो विवेकानंद जी ने जो है ये कहा था कि अपने धर्म जो है अपना रसोई है, और अपने भगवान जो है वो खाना बनाने के बर्तनों के अंदर शुद्ध होना चाहिए। हर चीज़ शुद्ध होनी चाहिए भगवान के। अपन जैसे आजकल लोग लड्डू गोपाल को लेके घूमते ना, लड्डू गोपाल को लेकर के अपन घूमते हैं, उनकी पूरी खातिरदारी करते हैं, है ना। खातिरदारी में अपन क्या नाम है, जो मान लो खातिरदारी के अंदर बैठते हैं अपन, और उसमें जब अपन खाना खाते हैं तो उनको भी खाना खिलाते हैं, अपन चाय पीते हैं उनको चाय पिलाते हैं, बिस्किट भी दिलाते हैं। लोग बहुत सारे देखा मैंने, लगा बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट, अरे भगवान के पार्ले जी बिस्किट का क्या काम, किस बात के लिए? बच्चों की तरह ट्रीट करा, दही मक्खन खिलाओ उनको, बच्चों की तरह ट्रीट करना। तो लड्डू गोपाल को तो मक्खन पसंद था। घर की चीज होनी चाहिए। बिस्किट घर के, घर कौन बनाता है बिस्किट है? तो मतलब ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आइसक्रीम खिलाते हैं, देखो अब पता है आइसक्रीम कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है, मतलब अपने को पता ही नहीं है क्या खिला रहे हैं अपन, भगवान को क्या पता। एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है।
आपसे ज्यादा अपन क्या करते? पूजा अर्चना कुछ नहीं करते। ऐसे साधु संत महात्मा है जो 24 घंटों पूजा में रहते हैं, वो भी नहीं करते इतना। तो ये ढोंग करते हैं अपन लोग, तो दिखावा करते हैं अपन सिर्फ ओनली। उनकी पूजा अर्चना करता अपने को नहीं आता, रियल में नहीं आता अपने को पूजा अर्चना करना, कि लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कैसे की जाती है। अपने को ये नहीं पता कि लड्डू गोपाल है कौन, नहीं पता बहुत सारे लोगों को कि है कौन वो मूल, लेकिन लेकर घूमते हैं। हालांकि अपन किसी का विरोध नहीं करते हैं, अपन किसी की क्या भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, अच्छी बात है, कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन एक पैटर्न होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, संस्कृति के बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए, उन अपने को पूरा मंत्रोच्चारण के साथ में उनकी मंत्र आराधना करनी चाहिए, तब जाकर के होता ना। आप क्या नाम जो बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहे हो, घुमाने के लिए लेके जा रहे हो, पता नहीं, जैसे मान लो कि कहीं मेले में गए हो आप, अब मेले में पता नहीं कौन कौन से लोग आए हुए हैं वहां पर, कोई मान लो कि पास में शराब पीने वाला व्यक्ति है, शराब पी के निकल रहा है, उनके पास से निकल रहा है, अपने हाथ में लड्डू गोपाल जी। सोचिए आप इस चीजों को। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए अपने को। कुछ ऐसी, जैसे मान लो कोई महिलाएं हैं, महिला निकल रही है पास में से, मान लो वो मासिक में है, तो एक गलत चीज है कि नहीं है? ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। देवताओं को इन चीजों से बहुत चीड़ है भाई, एक शुद्ध रूप में होना चाहिए, बिल्कुल वास्तविक चीजें होनी चाहिए। लेकिन देखो ठीक है, जनता है, जनार्दन है, क्या कह सकते हैं, हिंदुस्तान है, इतना बड़ा है, तो बहुत सारी चीजें होती है, कुछ नहीं कह सकते, दुनिया है। चलो खैर, जो भी है, सबकी अपनी अपनी आराधना है, सबके अपने अपने क्या नाम जो वक्तव्य हैं, किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पोथी पट पट मुग मुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो वही चीज है। तो पोथी पढ़ने से तो आज तक पंडित भी नहीं हुए, बहुत सारे महान प्रखंड विद्वान भी नहीं हुए। चलो खैर, जो भी है, अपन अपने को ध्यान रखना, मूल अपने काम की चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो ये विवेकानंद जी के बारे में आपको थोड़ी सी कुछ बेसिकली बातें आपको अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 2 संस्थाएं मैंने पहले पढ़ चुके हैं। वेद समाज श्री धरालू नायडू के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको अपन दक्षिण भारत का क्या बोलते हैं? ब्रह्म समाज बोलते हैं। मद्रास में उसका मुख्यालय था। एक आपके प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे के द्वारा स्थापित किया गया था, वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको कुछ संस्थाएं जरूर ध्यान रखनी है, और उनके संस्थापक ध्यान रखने हैं, और उनकी स्थापना वर्ष ध्यान रखना है। तो 3 ब्रैकेट बनाओगे आप, 3 कॉलम बना लीजिए। एक तो बनाइए संस्था, एक बनाइए संस्थापक, एक बनाइए स्थापना वर्ष, और एक छोटा सा बना लेना स्थापना स्थल कहां पर है। ये 4 ब्रैकेट बना लो है। एक छोटा सा बना लो, 4 जगह का नाम भाई, कहां पर जो है उनकी स्थापना हुई है, उनके बारे में नॉर्मल सी बातें हैं। लिखिए सबसे पहले कुछ संस्थाएं एक साथ कर रहे हैं अपन, है ना, जो सभी को बाहर निकाल करके एक साथ लिखेंगे अपन, है ना। संस्था, संस्थापक, स्थापना वर्ष और स्थापना स्थल, कहां पर उनकी स्थापना हुई है। लिखो सबसे पहले आत्मीय सभा। जैसे मैं बता देता हूं आपको कैसे लिखना है। तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, कब हुई थी स्थापना? 1815। कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो सकती है, आपसे तो हो ही सकती है, नॉर्मल सी बात है। 1815। और स्थापना कहां हुई थी? आपके कलकत्ता में। जैसे आपके ब्रह्म समाज, वही आपके कौन है? राजा राम मोहन राय, 1828, और वही स्थापना स्थल कहां पर है? कलकत्ता। ऐसे लिखेंगे अपन। तो 2 संस्थाएं उतार लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करता हूं मैं आपको। उतार लिया?
लिख लिया यहां तक। अब लिखो तत्व बोधिनी सभा। तत्व बोधिनी सभा पढ़ चुके हैं वैसे अपन। तत्व बोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्व बोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर। 1839 1839, कलकत्ता। कलकत्ता। फिर लिखो आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर। 1866, कलकत्ता। फिर आपके हैं भारतीय ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं अपन, भारतीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, 1866, कलकत्ता। फिर लिखो परमहंस सभा। परमहंस सभा, 1849, 1849। संस्थापक में लिखो, पहले वर्ष लिखो 1849। जाम्बेकर शास्त्री, संस्थापक में लिख लेना, जाम्बेकर शास्त्री। जाम्बेकर शास्त्री, जाम्बेकर शास्त्री। ठीक है। फिर लिखे थियोसॉफिकल सोसाइटी, कलकत्ता में है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, संस्थापक में लिखना मैडम ब्लावत्स्की। मैडम ब्लावत्स्की व कर्नल अलकाट। हाँ, संस्थापक में लिखना मैडम ब्लावत्स्की व कर्नल अलकाट। मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल अलकाट। इनके द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1875 में न्यूयॉर्क के अंदर। 1875 लिखा हुआ है, 1875 ईस्वी, न्यूयॉर्क में की गई थी। फिर लिखो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। स्थापना वर्ष लिखना। हाँ, महादेव गोविंद रानाडे ने की थी महाराष्ट्र में। महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र में की थी स्थापना 1887। 1887 महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे,
महाराष्ट्र पश्चिमी भारत का बोलते ना सुकरात, पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण के जनक लिखा तो था अपन ने एमजी रानाडे को, प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग के साथ में, वही तो व्यक्ति है ये एमजी रानाडे। फिर लिखो सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज 1873, 1873। ज्योतिबा फूले संस्थापक है, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है। फिर लिखिए अगला, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसी के नीचे ब्रैकेट में इसका हिंदी अर्थ लिख दो, भारत सेवक समाज, इसी का हिंदी लिख लो, भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज। गोपाल कृष्ण गोखले संस्थापक में लिखो, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। स्थापना वर्ष लिखो 1905, 1905, 1905, 1905। और स्थापना स्थल लिखिए महाराष्ट्र। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें लिखवा रहा हूं मैं। वैसे लिखने में तो क्या 250-300 के लगभग है। एक लिखो पूना सेवा सदन, पूना सेवा सदन, पूना सेवा सदन। रमाबाई रानाडे और देवधर शर्मा, रमाबाई रानाडे, एमजी रानाडे की पत्नी है रमाबाई रानाडे, देवधर शर्मा, देवधर शर्मा, रमाबाई रानाडे और देवधर शर्मा। पूना महाराष्ट्र, स्थापना स्थल है पूना महाराष्ट्र। 1908 वर्ष लिख लेना। एक लिखिए नामधारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन, हाँ नाम, नामधारी आंदोलन 1875 पंजाब, राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। हाँ 1875 पंजाब, राम सिंह। तो ये प्रमुख बातें थी आपके। थोड़ी 12-13 संस्था हैं लगभग, 12-13 थे ना जो भी हैं, 12-13 के बारे थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। बाकी 3 प्रमुख व्यक्ति उधर अपन पढ़ चुके हैं, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका था कौन सा, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन ध्यान रखना, या अपन धर्म सुधार आंदोलन की बात अपन जो करते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ें तो अपन, लेकिन अपन ने उसमें जो काम की चीजें हैं अपनी वो अपन ने निकाली है, मोस्टली इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जहां से प्रश्न आपके ज्यादा बनते हैं। तो ये आपके धर्म सुधार आंदोलन के बारे में प्रमुख बात अपन ने यहाँ पर की थी, ध्यान रखिएगा। क्या हुआ, हाँ ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में अब आगे जो है आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में कौन सा है, राष्ट्रीय आंदोलन। भाई क्रांति तो हो ही गई आपके, पुनर्जागरण आंदोलन हो ही गया। अब आपके आगे कौन सा है, राष्ट्रीय आंदोलन। देख लो एक बार फिर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है ना, देख लो एक बार फिर, कहीं का आपको डाउट हो, कोई टॉपिक ना छूट जाए आपका। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे एक एक के बारे में, छोटे छोटे हैं ये, एक एक पेज के, इनमें कुछ समझाने लायक नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कैसे पढ़ेंगे वो। तो वैसे नॉर्मली मैं बता दूंगा बेसिक बातें, एक स्ट्रक्चर में बताऊंगा आपको। चलो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आपके भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति रह गई,
और भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, 2 है ना, ठीक है। चलो कल इनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन की ओर चलेंगे। तो वो तो अपन अलग करेंगे ना, पहले मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे ना अपन, तो पहले मॉडर्न को तो करें कंप्लीट, उसके बाद में फिर वो टॉपिक अपन कर लेंगे। आदि समाज की स्थापना कब हुई है? अरे 1866 में हुई है आदि ब्रह्म समाज। मनोज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रगुजार करते हैं हम आपका। ठीक है, तो बाकी की मुलाकात कल वाली क्लास में करेंगे। 2 छोटे छोटे टॉपिक है, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, और एक क्या नाम जो आपके जो कुछ मतलब ऐसे ब्रिटिश नीति का मतलब यही, वही अपन पढ़ेंगे सहायक संधि, अधीनस्थ संधि, वही आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो इसी में आनी है। ठीक है, और एक अपन पढ़ेंगे महलवाड़ी व्यवस्था, एक पढ़ेंगे अपने क्या नाम जो स्थायी बंदोबस्त वगैरह, महलवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, वही उसी के अंदर आनी है आपके, कोई बड़ी बात टॉपिक नहीं है ज़्यादा। चलो ठीक है, मिलते हैं कल।